Good afternoon, everyone. Good afternoon. We all are here for the presentation today, and the topic is the value of experiential learning. So, very first, we will learn that what is experiential learning. Right now, whatever the process we are adopting in our teaching process, that is somewhere passive teaching. It is known as, or most of us are adopting the passive teaching methods. But the new education policy 2020 emphasizes over the learning through the experiences. That's why the topic is given here and the training is going on this topic. Experiential learning, as you can see here, that what is experiential learning? Experiential learning is the process of learning through participation rather than listening to a lecture or reading about a topic. What I just said. Okay, till now, what we are doing, this is passive teaching. The classroom teaching, it can't say, or it is not saying that the classroom teaching is in vain or useless. But student will learn more and more, and the concept of any topic can be concreted through the experiences. That is the purpose of this training, and that is the purpose of this topic also. So, हम अनुभव के साथ, प्रैक्टिस के साथ यदि कुछ करेंगे, तो हम उसको ज़्यादा सीख सकते हैं, और ये करीब सभी सब्जेक्ट्स में इम्प्लीमेंट होता है. अगर कोई ऐसा किसी को लगता है कि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि सपोज दैट संस्कृत एक सब्जेक्ट है, या कभी कभी मैथमेटिक्स के लिए भी बोलते हैं सर उसमें हम क्या करें, कैसा एक्सपीरियंसेस दें, या उसके लिए हम कौन से टूल्स अडॉप्ट करें, तो ऐसा नहीं है. या लिटरेचर सब्जेक्ट में आ जाइए तो वहाँ भी लोग सोचते हैं कि कैसे करें. तो नहीं, एक्सपीरियंशियल, इस तरह के एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहीं भी इम्प्लीमेंट हो सकता है. उसके कई टूल्स हैं और उसके कई मेथड्स हैं जो कि जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे. बर्गमैन फ्रैंकलिन ने कभी कहा था कि टेल मी एंड आई फॉरगेट. अगर आप मुझे कहोगे तो मैं भूल जाऊंगा. टीच मी एंड आई मे रिमेंबर. यदि आप मुझे सिखाओगे तो हो सकता है वो मुझे याद रहे. बट इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न. लेकिन यदि आप मुझे उस एक्टिविटी में शामिल कर लेते हो तो यह नेचुरली है कि मैं उसे सीख जाऊंगा. और जैसा कि हम शुरू से देखा है, हम लोगों ने अपने बचपन से पढ़ाई की जो मेथड है हम लोगों ने अपनाया है, तो हम देखते हैं कि 2 का टेबल एक कंक्रीट की तरह पत्थर पे एकदम सॉलिड इंग्रेव की तरह हमारे दिमाग में छपा हुआ है, हम नहीं भूल पाते हैं. तो ये क्या था, एक प्रैक्टिस थी. कहीं ना कहीं इतनी बार प्रैक्टिस उसकी हो चुकी थी कि वो आज तक हम लोग नहीं भूलते हैं, है कि? तो बड़े बड़े जो हैं एजुकेशनिस्ट हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, वो भी इस समस्या पे बातें. और ये कोई आज का कोई मेथड नहीं है, ये बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा मेथड्स है, और इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग पीरियड्स में इम्प्लीमेंट किया गया है. अभी नए जो है जीवन के भाग दौड़ में, या ये कहिए कि जो लाइफ की जो बिजी अवस्था हो गई थी, उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन के कुछ पार्ट छूट गए थे, जिन्हें फिर से सीबीएसई रिवाइव कराने के लिए इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस चला रही हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन चीजों को वापस लाया गया है रिवाइव करने के लिए. ऐसा नहीं था कि नहीं, हमारी गुरुकुल परंपरा में जो भी टीचिंग मेथड्स थी, उनको ये जो हमारे यहाँ जो कॉन्वेंट एजुकेशन का जो मेथड लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो ओरिजिनल प्रैक्टिसिंग मेथड था वो छूटा, जिसमें की सारी चीजें थी, है ना. और आप गुरुकुल परंपरा में देखेंगे, ध्यान देंगे तो उसमें ध्यान दीजिए कि सारी चीजें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा ही सीखते थे. वहां सब कुछ होता था, वहां लाइफ के सारे स्किल्स सीखते थे बच्चे गुरुकुल में रह करके. वहां सिर्फ क्लासरूम टीचिंग था ही नहीं, वहां तो ओपन स्पेस में टीचिंग थी. वहां तो जो कुछ भी है करना है ना, डू एंड लर्न था मेथड. तो ये डू एंड लर्न का मेथड इसी पे एम्फेसिस किया जा रहा है कि आज फिर से उसको इंप्लीमेंट किया जाए, है ना, उसको फिर से लागू करें. और इसी के लिए कई छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जिनको कि इंप्लीमेंट करने की सलाह दी जा रही है, और इस ट्रेनिंग में ऐसा हम लोगों को बताया गया. एक्सपीरियंशियल लर्निंग के मेथड्स कौन कौन से अडॉप्ट करने चाहिए.
तो इसके मेथड्स हैं, पहला कि आउटबाउंड ट्रेनिंग। आउटबाउंड ट्रेनिंग का मतलब ये है कि कोई भी जो शिक्षा हम दे, ट्रेनिंग जो दे, वो किसी दायरे में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको किसी पर्टिकुलर फ्रेम में मत बांधो, है ना। कोई बच्चा उसी काम को कई तरीके से कर सकता है, अलग अलग तरीके, अलग अलग बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है, एडेप्टेशन लेवल अलग अलग होता है। काम आप टारगेट देखो अकम्प्लिशमेंट का, अगर वो बच्चा कैसे कर रहा है कि नहीं। आप देखते होंगे 2 का टेबल लिखने का मेथड इस बच्चों को आप देखेंगे तो 2 का टेबल बच्चे कैसे लिखते हैं। कोई बच्चा पहले 2 2 2 2 पूरा एक साइड लिख लेगा, फिर उसके बाद वो इनटू पहले पूरा लिखेगा, उसके बाद फिर 1 2 3 मेरा 9 कर देगा और उसके बाद वो इधर करेगा। कोई बच्चा पूरा लिखता है 2 into 1 करके, 2 into 2 करके। तो अलग अलग एडेप्टेशन है, अलग अलग मेथड है उसके बच्चों का एडेप्ट करने का। दूसरा है कि मैनेजमेंट गेम्स, हम कुछ गेम्स के माध्यम से भी, है ना, ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा भी हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। ऐसे गेम्स हैं, ऐसे लॉजिकल गेम्स हैं, उदाहरण के लिए चेस एक बहुत अच्छा गेम्स है जिसमें स्ट्रेटजी डिफाइन करने की पूरा, उसमें आप देखते होंगे कि हमारे एंशिएंट टाइम से किंगशिप में भी जब थे तो लोग इसमें एम्फेसाइज करते थे उसके चेस, और चेस आज भी ब्रेन वर्क के लिए अच्छा माना जाता है। तो हमारे मैनेजमेंट गेम्स हैं। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कि हम ग्रुप वाइज बच्चों को, है ना, जो वीकर सेक्शन हमारा बच्चों का है, वीकर सेक्शन है, या जो थोड़े से एडेप्टेशन लेवल जिनका बिलो है, हम वैसे बच्चों को, अगर वैसे शार्प माइंडेड बच्चों के साथ अगर हम ग्रुप करके, क्लब करके ग्रुप उनका बना देते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा उनसे अडैप्ट करके लर्निंग प्रोसेस में चले आते हैं, ठीक है। एडवेंचर बेस्ड लर्निंग, कभी कभी बच्चों का एक ही मेथड से पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि उनके अंदर एक वो क्या बोलेंगे सैचुरेशन लेवल आ जाता है। सैचुरेशन लेवल का मतलब बोरिंग, है ना, तो एडवेंचरस बनाना है ना। तो एडवेंचरस मेथड्स, है ना, एडवेंचर बेस्ड लर्निंग, ऐसे लर्निंग में आप ऐसे रोमांच पैदा करने की जरूरत है कि हम कहां से इंटरेस्टिंग बनाएं उसको, वही चीज पढ़ाना है पर उसकी इंटरेस्टिंग। जैसे कि अभी हम पिछले कुछ दिन पहले किसी क्लास के कॉपी बुक देख रहे थे, हिंदी की बुक थी। हिंदी में क्या था कि हिंदी की बुक में था, वो जो स्टोरी थी वो ये कैरेक्टर वाइज था और डायलॉग बेस्ड था। तो मुझे लगा कि ये जो डायलॉग है कर्ण और उसकी माँ के बीच में संवाद का है, शायद क्लास 6 का या 5 का है, बुक में 7 में है शायद, तो उसमें है और उसमें वो कर्ण को उसकी माँ के साथ में संवाद है। तो मुझे लगा कि ये एक एक्ट करके या ड्रामा करके इसको बच्चों को अगर मतलब इसको सिखाया जाए, या क्लास में ही हम 2 बच्चों को कहें कि तुम कर्ण हो और तुम कर्ण के डायलॉग्स प्ले करो और तुम इनकी माँ जो कुंती का डायलॉग्स प्ले करो, तो वो बच्चों को अगर 1-2 बार ये एक्टिविटी हो जाएगी, अलग अलग बच्चों के साथ हम बार बार कुछ एक पार्ट वो किया बच्चा, 1-2 ग्रुप का बना दिया है, एक पैराग्राफ वो किया, एक पैराग्राफ वो किया, तो स्टोरी बाकी बच्चों के दिमाग में फिक्स हो जाएगी कि उसने ऐसे किया था और कुंती फिर ये बोलता है, फिर कुंती ये बोलती है, जवाब देती है, कर्ण ये। तो हम कई मेथड, तो एडवेंचर, अब एडवेंचर भी वहां क्रिएट हो गया। बच्चे तो देखिए कहानी पढ़ नहीं रहे हैं, हम कहानी को एनेक्ट कर रहे हैं, हम स्टोरी को एनेक्ट कर रहे हैं। आगे का पॉइंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्रामा, आर्ट, थिएटर्स, ये उसका ही पार्ट है, वहां भी आप कर सकते हैं। आउटडोर लर्निंग एक्टिविटीज है, फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज है, जैसा कि आपको याद होगा हम लोग की और पिछली ट्रेनिंग्स में संतोष सर की ट्रेनिंग चल रही थी और फील्ड में कुछ एक्टिविटी कराए थे। आज भी मेरे पास इस ट्रेनिंग के तहत भी फील्ड एक्टिविटी है, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं है कि हम उस एक्टिविटी को करें, क्योंकि मैंने इसकी ट्रेनिंग 2 डेज की थी, तो वहां पे कराया था। ये ट्रेनिंग मैं रांची में किया था, तो 2 डेज की ट्रेनिंग थी पीआरपी ट्रेनिंग के तहत, लेकिन यहाँ पे हमको 45 मिनट में करना है, तो संभव नहीं है। इसको बाद में फिर कभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसे बता देंगे, हम वर्बली बता देंगे आपको। फिर कहता है सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे डेवलप्ड स्कूलों में आज किया जा रहा है, और कई बार सीबीएसई के सर्कुलर्स में भी आते हैं कि वो डिमांड करते हैं बच्चों से कि आप बना करके वीडियोस, है ना, कई सर्कुलर्स आते हैं ना एक्टिविटीज के, कि आप यहां से, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर भी बार-बार कहते रहते हैं, जैसे परीक्षा पे चर्चा,
अभी थोड़ी देर के लिए एक एक्टिविटी उन्होंने करवाई, परीक्षा पे चर्चा का डिमांड किया कि आप करवाएं 9, 10, 12 के बच्चों से और टीचर से एक पैराग्राफ लिखवाएं। फिर एक सर्टिफिकेशन का आया था उसके पहले कि आप डिमांड कर रहे थे कि 150 वर्ड्स में लिखें और उसका सर्टिफिकेशन डाउनलोड कर। मतलब कि सीबीएसई कई माध्यम अपनाती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई मेथड्स के तरीके से कोशिश कर रही है कि नए आइडियाज, नए तरीके से, नए अनुभवों के साथ बच्चों को कैसे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, सिर्फ क्लासरूम टीचिंग से बियॉन्ड द क्लासरूम टीचिंग, उससे बाहर जाकर के भी कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द जूनियर सेक्शंस। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बहुत बार बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं और ये भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ही एक मेथड है, उसका भी एक तरीका है। क्रिएटिविटी थ्रू गेम्स एंड द मिस्ट्री गेम्स, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। मिस्ट्री गेम्स है ना, ऐसे गेम्स जिसमें कुछ रोमांच छुपा हुआ हो, जिसमें कि बच्चों को ये पता ना चले कि लास्ट में क्या होगा। हाँ, तो ऐसे कई गेम्स हैं जो कि आप मतलब ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को भी एफर्ट लगाना होगा। हम सिर्फ बुक तक सीमित रहेंगे तो नहीं, बुक का और सिलेबस तक सीमित रहेंगे तो संभव नहीं है। हमें भी थोड़ा सर्च करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन तो अथाह है ना। गूगल पे सर्च मारेंगे और जो नेट पे आज के डेट में ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशंस हैं। सिर्फ मुझे जरूरत है सर्च करने की और ये ढूंढने की कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अवेलेबल है, जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो है पर हमारे यहाँ वो है क्या, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा फील्ड नहीं है, हमारे तो इस चीज के लिए ग्राउंड नहीं है, हमारे यहाँ तो इसके एक्टिविटीज के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। हम कई ऐसे अदर एक्टिविटीज ढूंढ सकते हैं जो हमारे दायरे के अंदर है कि नहीं, है ना। जैसे इस ठंड में बचने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं, लेकिन क्या सभी के पास वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं? लेकिन जो होता है हम उसके अनुसार अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है हमारा, हम उसके दायरे में उस तरह के टॉपिक ढूंढें और उसके अनुसार बच्चों को दे सकते हैं। दैट्स मिस्ट्री गेम्स एंड सर्विस लर्निंग। सर्विस लर्निंग भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सर्विस लर्निंग में हम बच्चों को सर्विस ओरिएंटेड चीजें सिखा सकते हैं कि साहब आप सर्विस इंडस्ट्री में जाएंगे या कैसे, है ना, उसमें भी कुछ कैसे सीखते हैं। तो सर्विस के थ्रू हम कई बार अपने यहाँ जो फंक्शंस होते हैं थोड़ी देर के लिए या कोई एक्टिविटीज होती है तो हम कई बार बच्चों को एज अ वॉलंटियर्स हम शामिल करते हैं। वो पार्ट है सर्विस का। हम उन्हें उस माध्यम से सर्विस ही सिखाते हैं, है ना, इन ए गुड वे, इन ए डिसिप्लिन्ड वे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे कि हम बच्चों को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम कहां से एक्सपीरियंस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस। हम देखते हैं किसी भी चीज को, हम ऑब्जर्व करते हैं तब सीखते हैं। इसी के लिए कहा जाता है, इसी का एक पार्ट है कि किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे साइंस में स्पेशली पर्टिकुलरली जैसे बायोलॉजी का, अभी क्या है कि हम बच्चों को बुक के माध्यम से, है ना, वी यूज्ड टू टेल देम कि द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, द सीड्स वांट the energy, source of energy, they want the rich soil, they want waters, all these things for the growing of the for the development. अभी एक बच्चे को इसमें कहता क्या है कि लर्निंग में, no, took them to the fields, give them seeds, let them plant and point their names, कि वो अपना अपना नाम वहां पे पॉइंट करें अपने फील्ड में, अपना एक टैग लगा दें कि this is Saurabh's tree, this is Sanjay's tree, this is Rita's tree, this is another tree, XYZ whatever student, और सब हर 2 दिन के बाद टीचर ऑब्जर्व कराए वहां ले जाकर के किस whether it is started germinating, whether the seedlings are coming or not, how the growths are coming. अब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी भी है, वो जो बुक में पढ़ रहा है, देख रहा है उसके अंदर, और वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्या हो, रात में सो रहा है, मेरा पौधा तो आज बढ़ा, आज पानी डाले थे,
आज तो उसमें हमको ये भी फर्टिलाइजर भी मिला था वहां से, और उसमें कीट लगा था, कल एक कीड़ा बैठा था, पेस्टिसाइड भी मिला था स्कूल से। थोड़े से अरेंजमेंट की जरूरत है और दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय, इसमें कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस की नहीं जरूरत है। तो ये सब मेथड्स यदि हम अपनाते हैं तो हम कहीं ज्यादा अच्छे से बच्चों को, हम ना 100% कर पाए, हम 10% 20% तो अचीव कर ही सकते हैं। तो हमने क्या कहा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है हम उसके माध्यम से एक्सपीरियंशियल लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हैं। देखें द सेकंड पॉइंट, रिव्यू एक्सपीरियंसेस। रिव्यू, पहले जो हमने ऑब्जर्व किया उसके बाद उसको रिव्यू करना है, मतलब उस पे पुनः विचार करने की जरूरत है। अपने अनुभव को हमने कौन कौन सी चीज, जब वो करेगा तो हम प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, साइंस लैब में क्या करते हैं, जो वो प्रोजेक्ट करते हैं उनको साथ ही साथ नोट डाउन भी करना होता है। साइंस लैब में जो प्रोजेक्ट करते हैं वो नोट डाउन भी करते हैं कि ये हमने केमिकल इसके साथ मिक्स किया, एक्सपेरिमेंट किया तो ये रिजल्ट मिला, है ना। when we mix so and so then we got the result like this, है ना। whether it is having smell, whether it is colorless or different changes the colors, है ना। हम केमिस्ट्री में इस तरह की चीजें करते हैं। तो रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद हमें एनालाइज करने की जरूरत है कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, है ना, और उसको इवैल्यूएट, कितने % हम सफल हुए, हमारा जो एक्सपीरियंस है कितना बढ़ा, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कहां है, कहां पहुंचे हम। उसके बाद उस एक्सपीरियंस को हम आगे लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई इन टास्क, दूसरे कामों में हम अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कोई हम टेक्निकल मेथड सीखते हैं, जैसे एक फिजिक्स में मेथड है पुली का, पुली का है ना सर, पेंडिस सर, है ना। अब पुली का मेथड जो बच्चा क्लासरूम में सीखा, अब गांव का बच्चा को अगर बताएंगे कि पुली देखो ऐसे होता है, कुएं के रेहट पे लगा हुआ रहता है, बाल्टी खींचते रहता है, यही है, अरे तो हम लोग रोज पानी खींचते हैं। तो वो क्या है, पुली का सीखना। लेकिन शहर का बच्चा, चूंकि वो कुआं है नहीं, बोरवेल से पानी आ रहा है, वो तो टैप सुबह में खोलता है, बाथरूम में जाता है, गीजर लगा हुआ है, नहा लेता है, कुआं देखा ही नहीं। अब उसको पुली हम पढ़ा रहे हैं, अब पुली पढ़ा रहे हैं तो पुली को एक्सपेरिमेंट, टास्क कहां है, तो टास्क में इंप्लीमेंट करना। तो जहां भी हो सकता है, जहां भी स्कूल में, ये में, कहीं भी हो सकता है, हम स्कूल कैंपस में भी उसका एक छोटा सा मॉडल बना करके हम उनको पुली का एग्जांपल। पुली का दूसरा एग्जांपल क्या है सर, सीसॉ, सीसॉ भी है ना, सीसॉ भी एग्जांपल है। हम वहां भी ले जाकर बच्चों को बता सकते हैं कि दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पुली। फ्रिक्शन का, उसी के आधार पर फ्रिक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, कि फ्रिक्शन से कैसे और कैसे रोटेट होता है, तो बॉल का जो फ्रिक्शन फ्री कर देता है। तो कई एग्जांपल्स हम पढ़ें, इंप्लीमेंट कराएं और फिर उसको एक्सपीरियंस को जो ऑब्जर्व किया है उसको ट्रांसलेट, और उसके बाद जो है इवैल्यूएट करना है, मॉनिटर करना और फिर उसमें इंप्रूवमेंट लाना है। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है और हर लेवल पे, हर चीज पे, हर लेवल पे जाकर के वो कहीं ना कहीं एनहांस होता है। क्लास 6 से साइंस के वो टॉपिक शुरू हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग और आईआईटी लेवल तक चले जाते हैं। तो हर लेवल पे ये साइकिल घूमता है, हर क्लास में, हर स्टेज पे साइकिल घूमता है और उसमें एनहांसमेंट की जाती है, उस पे एनहांसमेंट किया जाता है, उसमें ग्रोथ उसमें और उसको एनहांस किया जाता है, मतलब उसमें और डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, उसके नॉलेज को, लेवल को बढ़ाया जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइकिल है इसका, है ना। आगे देखते हैं, इसमें कुछ और भी बातें हैं। कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के एग्जांपल्स क्या-क्या हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा वही चीजें यहाँ पे। कहता है गोइंग टू जू टू लर्न अबाउट एनिमल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन। हम बच्चे को बताते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे का हम एग्जांपल दे रहे हैं। छोटे बच्चे को क्लास में आपने बता दिया कि जब मान लीजिए कोई ग्राफिकल इमेज या वीडियो इमेज आप नहीं दिखाए, ब्लैक बोर्ड पे आपने बना दिया, फेस बना दिया कैट का, 4 पैर है, 6 कान है, और आपने डिस्क्राइब भी कर दिया कि दिस इज कैट। कैट और डॉग का पपी, दोनों किटन्स एंड पप्स इक्वलिटी लगते हैं, छोटे होते हैं तो करीब करीब। अब बच्चा जब घर में देख रहा है
तो वहां पपी है ना कि किटन है, लेकिन वो क्या पढ़ के आया है कैट, तो उसको भी कैट ही बोल देता है कहीं ना कहीं, उसको भी बिल्ली समझ जाता है कि बिल्ली का ही बच्चा है, जबकि वो कुत्ते का बच्चा है। पर यदि हम रियल सेंस में उसको और भी, जैसे कोई ऐसा जानवर जैसे कि जो कॉमन तौर पे हमारे आसपास नहीं होता है, जिराफ कॉमन नहीं है, जिराफ के बारे में देखना है तो हम जू में ले जाकर के जिराफ की क्वालिटी, जिराफ कैसे वाटर सक करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, वो बैठते नहीं हैं, बैठ नहीं पाते हैं, क्यों नहीं बैठ पाते हैं, तो वहां हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि देखो बेटा इसकी गर्दन इतनी होती है, ये नीचे की चीजें उठाने में इसको दिक्कत है, इसके इसको पैर को फैलाना पड़ता है जब गर्दन को नीचे करता है पानी पीने के लिए। तो ये, और कैट ग्रुप में कितने हैं, जैसे पैंथर हैं, चीता हैं, लेपर्ड्स हैं, लॉयन हैं, टाइगर हैं, ये सब कैट ग्रुप के कहे जाते हैं। हम कैट ग्रुप बोलेंगे तो वो सीधे सीधे कैट को समझता है, ठीक है ना, लेकिन वहां वो अलग अलग वैरायटीज और अलग अलग ग्रुप्स के वो देख सकता है बच्चे को, तो हम जू में ले जाकर के उनको कहता है इंस्टेड ऑफ रीडिंग अबाउट इट, ग्रोइंग अ गार्डन टू लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस इंस्टेड ऑफ वाचिंग अ मूवी अबाउट इट, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि उसे गार्डन में ले जाकर के हम उसको गार्डन में ले जाकर के ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। हॉपिंग ऑन अ बाइसिकल, अगर एक बच्चे को साइकिल पे बिठा करके या साइकिल चलाने के, जब वो चलाएगा नहीं, उस पे खुद नहीं प्रयास करेगा, ठीक है, गिरेगा, हैंडल डिसबैलेंस होगा, तब उसको समझ में आएगा कि साइकिलिंग होता क्या है। और ऐसे बता देंगे कि साइकिल होता क्या है, पेडल मारना है, हैंडल है, उस पे बैठ जाते हैं, हैंडल मारते हैं, जैसे किसी को भी समझा देते हैं मोटरसाइकिल चलाना बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, किक मारो, क्लच होता है, क्लच छोड़ो, गाड़ी आगे बढ़ती है, एक्सीलरेटर लो, ब्रेक लो। लेकिन जब वो पहली बार बैठता है तो वही जानता है, जो हम सभी लोगों ने पहले दिन स्कूटर स्टार्ट किया था तो क्या हाल था हम लोगों का, या पहले दिन मोटरसाइकिल चलाए थे तो क्या हालत थी, है कि नहीं। आज भी स्कूटी भी बोलते हैं बहुत आसान है, लेकिन स्कूटी भी चलाना उतना आसान नहीं है, उसको भी 4 से 5 दिन लग जाता है बैलेंस करने में, साइकिल वाले बच्चे को, है कि नहीं। तो ये हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो तरीके हैं, here you can see some pictures how the school children are learning. This is an interesting picture. Given a tub, given liquid soap and a cloth. अपनी मदर को जब घर में देखता है, अब जब उसका गंदा कपड़ा वो खुद साफ कर रहा है, उसे समझ में आता है कि क्या कैसे करते हैं, क्या यूजिंग होता है, क्या स्क्रबिंग होता है, उसकी सारी बात समझ में आएगी कि अच्छा कपड़ा ऐसे साफ होता है, उसके बाद उसको कितनी मेहनत लगी, या झाग कैसे, उसमें सर्फिंग कैसे हुआ, झाग कैसे उत्पन्न हुआ। जब वो मिलाता है, क्योंकि पहले वो देखता रहता है कि मदर डाल रही है, उसको क्या पता कि सर्फ सिर्फ डाली है कि कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डाली है उसके अंदर, लेकिन जब वो खुद करता है तो उसकी ज्यादा समझ में आता है। यहाँ प्लांट्स का है, ये ऑब्जर्वेशन है ग्रोइंग कंडीशंस का, वही कि पौधा लगाया है बच्चे ने और अपना अपना पौधा देख रहे हैं, वो किसी और मेथड का है, वहां जर्मिनेशन का है, ठीक है ना, वहां पे, और वो भी प्लांट्स सीडिंग जो है सो प्लांटिंग कर रहा है सीड्स का, और उसको तो बच्चों को इस तरह से हम अवेलेबल करा करके, चीजें अवेलेबल करा करके, है ना, उसको रिसोर्सेज अवेलेबल करा करके हम कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी तरह उनको सिखा सकते हैं। यही एक्सपीरियंशियल लर्निंग का तरीका है। कहते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग। स्टेज 1 जो है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस है। अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस का मतलब जो होता है, फर्स्ट स्टेज में बच्चा किसी भी चीज के बारे में कहीं से भी किसी चीज की अवेयरनेस नहीं होती है, ना तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में भी कोई फिगर नहीं होता है। जब बच्चा पहली बार क्लास में आता है और बुक्स में जब चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं, जब वो एजुकेशन की तरफ आता है, जो खेलता कूदता 3 से 4 साल का बच्चा होता है, फर्स्ट टाइम उसे बुक मिलती है और अलग अलग सब्जेक्ट की मिलती है, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि पहले से कुछ भी नहीं उसको पता है कि बुक कैसा होता है, बुक क्या होगा, बुक में चैप्टर्स कैसे होंगे और हमको पढ़ना कैसे है। स्टेज 2 जब आता है, जब सेकंड स्टेज आता है, तो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस तो आ जाती है, ध्यान आता है, फिर भी कॉम्पिटेंसी लेवल हाई नहीं होता उसका, वहां भी इनकम्पिटेंसी ही उसके अंदर रहती है। और थर्ड स्टेज जो होता है, वहां जाकर के तब
वो कॉन्शियस भी होता है और उसके अंदर कॉम्पिटेंसी भी डेवलप करती है। थर्ड स्टेज के लाने के लिए ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है थर्ड स्टेज में बच्चे को पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जितना इसको इंप्लीमेंट करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को उतना ज्यादा उतना अधिक जो है वो बच्चा कॉम्पिटेंसी लेवल को गेन करेगा और उसके कॉन्शियस माइंड में भी सारी चीजें उतनी ही जल्दी आ पाएंगी। और फोर्थ स्टेज होता है, कहता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये थोड़ा सा ठीक है कि कई बार जब हम कॉन्शियस माइंड से भी बहुत सारी चीजें करते हैं उसके बाद फिर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में उसका जो डेवलप्ड फॉर्म होता है जो हमने किया नहीं है, जिसकी कॉम्पिटेंसी हमारे अंदर है नहीं, हमने गेन नहीं किया, पर हमारे दिमाग में कई और ऐसी चीजें चलती रहती हैं जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आती है जिसपे कॉम्पिटेंसी गेन करने की जरूरत होती है। तो वो फोर्थ स्टेज हमारा है और फिर जो है तब कहीं जाकर के वो फिर साइकिल फिर से चलता है, फिर नई चीज आती है, फिर नई चीज की तरफ वही साइकिल रिपीट होता रहता है और इस तरीके से जो है लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अमजद सर यहाँ पे रुक रहे हैं हम लोग, ये सब पार्ट है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेपर टर्न नहीं करेंगे, आपके पास 2 मिनट का टाइम होगा, टर्न करने के बाद 2 मिनट में उसे कंप्लीट करके वापस दे देना। ओनली 2 मिनट्स टू कंप्लीट द टर्न नहीं करेंगे प्लीज अभी। कोई भी पेपर टर्न नहीं करेंगे तो आप उसको एंटरटेन कर सकेंगे, मतलब उसका वैल्यू समझ सकेंगे, अदरवाइज तो आपकी मर्जी। हम यूज पेपर ब्लैंक भी यूज किया और यूज पेपर भी है, इसलिए वन साइड में क्रॉस कर दिया हमने। कम नहीं ना जाएगा सर, 32 हम किया था हमने। यहाँ मिल गया सभी को? हाँ, इनको नहीं मिला, सर को आपका मिला सर? चलिए आपका एक ले लीजिए, मिल गया ना? रिकॉर्डिंग सभी के पास है? अब कीजिए, अब उसको रोक दीजिए, तो रोक भी सकते हैं और आप काम कीजिए, रोक दीजिए और बैठ जाइए।
टाइम अप। जितने लोगों ने जितना भी कंप्लीट किया कोई दिक्कत नहीं। देखिए से ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड और ये टेस्ट था कि हम चीजों को, कोई भी चीज हाथ में जब आती है तो कितना केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। अधिकांश लोगों ने, हमने क्या टाइम फ्रेम दिया, 2 मिनट दिया। हमने ये कहा कि 2 मिनट में आपको ये टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करना है। आपको एक पेपर दिया गया, हमने उसमें जो भी इंफॉर्मेशन था, हमने एक बार भी कहा आपको कि उस इंफॉर्मेशन में फिल करना है। आपने ऊपर में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ा किसी ने भी? उसमें इंस्ट्रक्शंस भी हैं। आप लोगों ने पेन लिया, तुरंत लिखना शुरू कर दिया। आप केयरफुली अब उस इंस्ट्रक्शन को ऊपर पढ़ें। आप ऊपर के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और फिर लास्ट की लाइन को पढ़ें। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन केयरफुली और आपका कंसंट्रेशन होना कितना जरूरी है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, ये हम लोगों के साथ भी हुआ, वहां मैं भी फेल हुआ, उसमें कोई घबराने की चीज नहीं है। मेरे साथ भी सेम हुआ, क्योंकि इसमें 90% वही होते हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, बोलते हैं इजी है, ऊपर में यही लिखा होगा। और वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको सिर्फ रीड करना है और लास्ट में आपको हैंड रेज कर देना है। और 2 मिनट रीडिंग के लिए काफी था, रीडिंग के लिए 2 मिनट काफी था, बट हम ध्यान नहीं देते। शायद हम में से मतलब किसी ने भी नहीं ध्यान। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। एक और मेथड है जिसको कि अभी हम करेंगे नहीं, पर हम उसके बारे में बताएंगे जरूर। एक्सपीरियंस लर्निंग में आप अपने क्लास में क्या कर सकते हैं, एक वहां पे जो हम लोगों को कराया गया, जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट, मान लीजिए कि किसी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सपोज दैट कि ग्रामर का ले लिया, इंग्लिश ग्रामर का, है ना, या कंप्यूटर का कोई टर्म्स ले लिया, या साइंस का ही ले लिया, आप उससे रिलेटेड आंसर्स को छोटे छोटे स्लिप में बोल्ड लेटर्स से या ब्लैक बोर्ड पे ही, अब हम इसको अभी थोड़ा सा एक कोना डिस्टर्ब करते हैं, यहां पे आप उस तरीके से स्क्वायर बनाएं, इसमें आंसर लिखें, उस पे फिगर दे दें 1, दूसरा आंसर बनाएं, इसको दे 2, पूरे बोर्ड में आप 1 से 20 या 10 आप लिखें। और बच्चों को क्वेश्चन है आपके पास होगा, क्वेश्चन आप पूछेंगे और बच्चा उसमें जो आंसर बोर्ड पे है वो क्या करेगा, रेज योर हैंड, वो बच्चा हैंड उठाएगा, जो सबसे पहले जो हैंड उठाएगा, अब वो बोलेगा कि किस नंबर पे है वो आंसर, 2 पे है, 10 पे है। ये एक्टिविटी हम क्लासरूम में भी करा सकते हैं, और ये एक्टिविटी हम फील्ड में कैसे करा सकते हैं कि किसी बेंच पे, एक एंड पे बेंच रख दिया, उस बेंच पे उसी पर्चे में आंसर्स रखा हुआ है, ठीक है, हमने रख दिया, एक एंड पे बच्चा खड़ा है, यहां से 5-5 का ग्रुप हम बनाए, क्वेश्चन पूछे 5, चलो रन, वहां से जो सबसे पहले वो आंसर का पर्चा उठा करके लाता है, कौन कितने पर्चे कलेक्ट करता है, एक बैच को 2 बार 3 बार, या 2 ग्रुप बना दिए, 4 ग्रुप बना दीजिए, उसका आंसर का सेट बना लीजिए। तो ये क्या हो गया, आप सिखा रहे हैं ग्रामर, आप सिखा रहे हैं सब्जेक्ट के वोकैबुलरीज, सब्जेक्ट के वर्ड्स, सब्जेक्ट के टर्म्स सिखा रहे हैं,
पर बच्चा क्या है, उसके लिए एक गेम, एडवेंचर, सारा कुछ जुड़ गया वहां, समझ रहे हैं? इस एक्टिविटी में बच्चे के साथ गेम, एडवेंचर सब कुछ जुड़ गया और उसी चीज को वो पूरे उत्साह के साथ, पूरे एकदम एनर्जी के साथ वो करना शुरू कर देगा। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और है, वहां पे क्या है कि उसमें ऐसे किया गया, जैसा कि एक गेम है, वो कहीं पे हुआ वहां पे हम लोगों को बताया गया था कि फायर इन द फॉरेस्ट करके। तो बच्चों की एक टीम बनाई, बच्चों को फील्ड में लेकर सारे बच्चों को राउंड में एक सर्कल बना दिया और बच्चों को बना करके उसमें हम मान लीजिए कि सोशल स्टडी या एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ा रहे हैं, तो हमें पढ़ाना है वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। तो हम बच्चों को बोले कि तुम अपने मतलब बच्चों को दो ग्रुप में बोले और पहले हम बोल दिया कि डोमेस्टिक एनिमल का नाम ले लिया कोई। अब जो बच्चा डोमेस्टिक में आता है उसको कहना है कि वो डोमेस्टिक में जब लाइन घूमेगी वो उसमें वर्ड चलता रहता है, फायर इन द फॉरेस्ट, फायर इन द फॉरेस्ट, क्लैपिंग चलती रहती है धीरे धीरे। अब बच्चा राउंड राउंड घूम रहा है, आप सेंटर में हैं, अब बच्चा फायर इन द फॉरेस्ट कर रहा है, अचानक से स्टॉप, आपने नाम लिया डोमेस्टिक एनिमल का। तो डोमेस्टिक ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको कहना है कि डोमेस्टिक ग्रुप में आप अंदर आ जाएंगे, मतलब आप इनसाइड में जमा हो जाएंगे और वाइल्ड वाले वहीं रहेंगे। तो अब जो बच्चा, अब डोमेस्टिक और वाइल्ड का डिफरेंस, ये छोटे क्लास के लिए है, वाइल्ड और डोमेस्टिक का डिफरेंस आसानी से उनको समझ में आ रहा है, आप पढ़ा भी रहे हैं, एक्टिविटी भी चल रही है और एक्सपीरियंस के अनुसार वो लर्निंग प्रोसेस में चल रहा है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहां पे किए गए थे जो कि एक्टिविटी वाइज कराया जा सकता है और इसमें बच्चों के अंदर जो है एक उत्साह भी जनरेट होगा, एनर्जी भी जनरेट होगा और नई क्यूरियोसिटी आती है, उसी सब्जेक्ट को सीखने में नई क्यूरियोसिटी के साथ बच्चे सीख सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि अभी हम लोगों ने किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसमें कोई घबरा नहीं, तो मैं भी वहां फेल हो गया था एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इसमें हमने यही सीखा इस एक्सपेरिमेंट में कि ऑब्जर्व केयरफुली, जो भी वेदर एनी इंफॉर्मेशन, एनी पेपर, whatever we receive, और हम बच्चों के अंदर इस चीज को अगर कराते हैं तो वो भी उसको कि जैसे क्वेश्चन पेपर मिला, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, पहले देखो, ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम ऑब्जर्व केयरफुली नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो एक्टिविटी होगी वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। और एक्टिविटी अभी यहाँ पर हम लोगों ने खुद किया कि एक्टिविटी सारी की सारी यूजलेस हो गई, लास्ट में हम लोगों ने देखा कि वो तो करना ही नहीं था, जो हमने किया वो करना ही नहीं था। तो ये एक सबसे अच्छा हम लोगों को लेसन मिला था और अच्छी चीज मिली थी मुझे, जो कि हमने अभी इम्प्लीमेंट करवाया आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और है, अभी बंद नहीं है सर, 2 मिनट और समय लेंगे। पोस्ट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल, पोस्ट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल है। इसमें जो है इस साइकिल में हम लोग देख सकते हैं कि ये साइकिल कैसे है ना, तो कैसे कैसे हमारा जो है ये साइकिल घूम रहा है ना। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है, देन उसके बाद कहीं एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन से है, और देन ये कॉन्क्रीट होता है, एक्सपीरियंस हमारा उस तरीके से कॉन्क्रीट होता है। तो पहला रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, पहला ही ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, देन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। जब हम कुछ चीज ऑब्जर्व करते हैं तब वो हमारे ब्रेन में उसका कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन उसके बाद होता है, और जब अब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उसका कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, और जब यूज करते हैं तो वो जाकर के हमारे है ना कॉन्क्रीट हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है। ये कॉल्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल है, ये कॉल्स का थ्योरी है एक्चुअली, और इसी के आधार पर लर्निंग प्रोसेस चलता है। ये 4 इंपॉर्टेंट बातें होती है जो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जो ये लर्निंग प्रोसेस के साइंस से जुड़ा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। और इसमें कहता है कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेनिफिट। आखिर हम इतना मेहनत क्यों करें, हम क्लासरूम टीचिंग तो कर ही रहे हैं, पैसिव टीचिंग चल रही है, तो क्या है दिक्कत नहीं। तो डिफरेंसेस हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, दैट इज द, तो कहता है इट क्रिएट्स रियल वर्ल्ड रेलेवेंस। और इसमें क्या होता है कि हम रियलिस्टिक वे, रियल वर्ल्ड रेलेवेंस का मतलब है हम प्रत्यक्षतः उस चीज को देख पाते हैं, हम उसको महसूस करते हैं,
हम उसको ऑलरेडी एक्टिविटी में शामिल होकर के अपने आप को इन्वॉल्व करके देखते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा सीखता है। एक डॉगी उसके पास होना और एक डॉगी को फिगर में देखना और एक डॉगी एक्टिविटी वाइज, अब डॉगी के हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि वो भूखता है, लेकिन हम वहां तो आज तो संभव है कि वीडियो के माध्यम से फिर भी अलग अलग डॉगी के भूखने का भी बार्किंग का अलग अलग स्टाइल है और किस सिचुएशन में वो कैसा बिहेव करता है। तो ये डॉगी सामने हो तो ज्यादा हम उसको ज्यादा वो अनुभव गेन कर सकता है कि कब डॉगी हैप्पी है, कब वो इरिटेट हो रहा है, कब वो बार्किंग वो गुस्से में है, एंगर में है, तो ये फील कर सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड के साथ हमारा रिलेवेंस जुड़ता है, हम ज्यादा जुड़ते हैं। इस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी, इससे बच्चों के अंदर कई क्रिएटिविटी है ना, रचनात्मकता होती है, वो जनरेट होती है, बच्चों के अंदर सीखने की ज्यादा उत्साह और ज्यादा सीख पाते हैं। टीचेस द वैल्यू ऑफ मिस्टेक्स, कहा जाता है कि हम गलतियों से सीखते हैं, तो हम जब तक करेंगे नहीं तब तक हम गलती नहीं, हम बच्चों को भी बोलते हैं ना हम लोग कि आंसर गलत लिख के लाओ, बोलते हैं ना कि गलत लिख के लाओ, मैं हूं यहाँ पे ठीक करने के लिए, लेकिन तुम बनाओ। इससे बच्चे कई बार क्या करते हैं, होमवर्क बनाते ही नहीं, सर नहीं आता था, नहीं आता था, नहीं तुम गलत लिख के लाओ, है ना। कई टीचर ये बोलते होंगे कि गलत लिख के लाओ, मतलब कि तुम प्रयास तो करो, क्योंकि फिर उसके बाद तुम सीखोगे तो वो कंक्रीट होगा कि तुमने यहां गलती, तुम्हें ये रियलाइजेशन होगा कि आपका यहां सोचने का तरीका गलत था, आपने यहां पर गलती की। तो ये एक्सेलरेट्स लर्निंग, लर्निंग को बढ़ाता है ना, आगे बढ़ाता है। गाइड्स स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द फ्यूचर, कहता है उसके भविष्य की तरफ उसको जो है सो एक मार्गदर्शन मिलता है ना आगे। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि स्टार्टिंग आईआईटी की जो है सिलेबस, वो आईआईटी का सिलेबस क्लास 6 के साइंस से शुरू हो जाता है, कि इसीलिए वो डिवीजन है उस तरह से किया हुआ है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है साइंस, इसीलिए वहां मैग्नेट उसको है, वहां एनर्जी है, वहां फोर्स है, इसीलिए वो चैप्टर्स वहां है, इसीलिए क्योंकि वो वहां तक उसको लेकर के जाना है। और वहां अलग अलग डिवीजन है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग, वो वहां जा रहा है, इसलिए यहां केमिस्ट्री पढ़ता है, यहां से शुरू करता है वहां तक पहुंचता है ना। और प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एडल्ट लाइफ, और ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से है वो अपने युवावस्था के लिए, युवा जीवन के लिए अच्छी तरह से तैयार हो पाते हैं। और इसी के लिए आजकल ज्यादा से ज्यादा फोकस स्किल इंडिया प्रोग्राम चल भी रहा है, गवर्नमेंट भी चला रही है, और स्किल वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। पैसिव टीचिंग मेथड्स में ये एक पिरामिड है जो शो करता है कि उसमें क्या होता है। तो लेक्चर से जो बेनिफिट है, हम देख रहे हैं कि एक छोटे से ग्रुप को लेक्चर से बेनिफिट होता है, परसेंटेज लेवल बहुत कम है जो कि लेक्चर से सीख जाते हैं। लर्निंग 5% ओनली है कि जो इनका इंटेलिजेंस इतना होता है जो 5% लर्न कर लेते हैं, ठीक है। रीडिंग से, है ना, 10% सीख पाते हैं, ऑडियो विजुअल से 20% सीख पाते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन से 30% सीख पाते हैं। पर जहां, है ना, पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स आता है, वहां पे हम साफ देखते हैं कि परसेंटेज लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। तो पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्लास का भी क्लासिफिकेशन है, किस क्लास तक ये बच्चा काम करेगा? ये सर सभी करीब करीब हर क्लास के लिए लेवल अलग अलग आप चुन सकते हैं। आप डिफरेंट क्लासेस के लिए टूल्स अलग चुन सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस के लिए, डिफरेंट क्लासेस के लिए। हम 10th पढ़ा रहे हैं जी सर, या प्लस 2 पढ़ा रहे हैं? जी सर। हम प्लस 2 पढ़ा रहे हैं तो हम कौन सा उसको एक्टिविटी दें? असेसमेंट। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये लास्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग का असेसमेंट कैसे करेंगे? एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो बच्चे करते हैं उसको असेस कैसे करेंगे कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो उसका कई ये 3-4 मेथड है। पहला जो हम लोग कॉमनली करते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, ये सीनियर में है ना, ये सीनियर भी करते हैं, जूनियर्स भी करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड करते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट स्टूडेंट का डेस्कटॉप, प्रोजेक्ट्स में हम आज के डेट में डिजिटाइजेशन है इसलिए ये डिजिटल को शामिल किया है कि इसमें डेस्कटॉप सिस्टम दीजिए, उसके अनुसार उसके एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का 365 जो आया है, जिसपे कि उसने 5 डेज का कोर्स भी कराया था, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया था, माइक्रोसॉफ्ट का सीबीएसई ने कराया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी 5 डेज का 365 के सॉफ्टवेयर पे उसने करवाया था। उसका नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है,
वो सीमा मैम भी की थी और शायद सर पूजा मैम वगैरह भी कर रही थी। याद है आपको? नहीं, श्रुति मैम, आपको और पूजा मैम को मिलकर श्रुति मैम थी। 5 डेज का करना था, वो माइक्रोसॉफ्ट का था। तो माइक्रोसॉफ्ट का 365 एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया है जिसमें उसने सारी चीजों को कंबाइन कर दिया है। उसका मैंने एकदम आपको व्हाट्सएप जितना का टूल्स है, आउटलुक वगैरह सबको कंबाइन किया है, मैंने कई चीजों को, लेकिन वो अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, अभी लोग यूज नहीं कर रहे हैं। उसने सबका ऑप्शन उसमें दिया है, सब टोटल माइक्रोसॉफ्ट का है। तो वैसे चीजें हमको वैसा सॉफ्टवेयर उसके अनुसार एप्लीकेशंस डालना होगा। इसमें देखिए होमवर्क फोल्डर होना चाहिए जो डेस्कटॉप पे होगा, हमारा जो फोल्डर बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, यानी ऑटोमेटिकली सेंड टू द इंस्ट्रक्टर डेस्कटॉप, यानी कि इंटरनेट की होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए कि उसको सेंड कर दें हम, ठीक है ना। फाइल ट्रांसफर टूल्स होने चाहिए, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड क्या था, लाइव लैब्स, जो हम केमिस्ट्री लैब्स, बायोलॉजी लैब्स ये सब करते हैं हम लोग, ये लाइव लैब्स हैं, है ना। और सिनेरियो तीसरा आप ये पॉइंट नॉलेज बेस्ड, है ना, इंटीग्रेटेड इनटू सीनरीज, कहता है नॉलेज बेस्ड है, नेचुरल कंजर्वेशंस आर कैप्चर्ड, मतलब आप वही जो जू वाला कांसेप्ट है यहाँ पर, क्या आप नेचुरली उसको उस एनवायरनमेंट में ले जा करके कहीं ना कहीं सिखाएं और उसका असेसमेंट करें उसको, है ना। एंड ओपन एंडेड कहता है स्मार्ट सिनेरियोस एंड लर्नस्केप्स, कहता है कि शॉर्ट आंसर, इजी ऐसे ईमेल, शॉर्ट आंसर टाइप, ये सब क्वेश्चनिंग दे करके इस तरीके से माध्यम से कन्वर्सेशन के माध्यम से भी हम लोग इसको सीख सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग यही देखे कि लर्निंग का जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कहता है कंक्लूजन में हमने यही देखा, निष्कर्ष ये है इसका कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग अलाउज स्टूडेंट टू गेन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, है ना, वास्तविक दुनिया से उसका अनुभव होता है, अनुभव जुड़ता है ना, while also exposing students to the challenges, और इस अनुभव को प्राप्त करने में उसको उन कठिनाइयों का भी सामना होता है जो उस एक्टिविटी को पूरा करने में उसको मिलेगा। तो वो सीख जाते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे, सिर्फ पढ़ने से सोचने से, जैसे कैसे करते हैं कि आप कभी किसी व्यक्ति को बोल देते हैं हम कि बोलना बड़ा आसान है, करके दिखाओ, बोलते हैं ना बोलना बड़ा आसान है, करके दिखाओ, मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि करने वाले को पता होता है कि इसको करने में क्या होगा। बोलना तो आपने बोला किया है, अरे थोड़ा दूर का है, 5 किलोमीटर है, साइकिल से चले जाओ। 5 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले को समझ में आता है भाई कि अभी क्या है, स्टैंड में जाना। तो ये जो है इसमें करने से ये सीखता है बच्चा, है ना, उसको चैलेंजेस भी पता चल जाते हैं और उसको हेल्प करता है ग्रो होने में। स्टूडेंट ऑल्सो लर्न टू थिंक मोर क्रिटिकली, वो ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करता है, ज्यादा सोच उसकी डेवलप होती है और तार्किक रूप से तर्क शक्ति के साथ, है ना, डेवलप मोर आइडियाज, ज्यादा आइडियाज मिलते हैं और ज्यादा एक्शन बेस्ड काम करता है। रिसर्च ये बताते हैं, कहता है रिसर्च शोज दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग कंट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट एंगेजमेंट, डीपर लर्निंग, इंप्रूव्ड एकेडमिक आउटकम्स एंड एनहांस्ड वर्क एंड लाइफ स्किल। ज्यादा अच्छा सीखता है और उसकी लाइफ स्किल ज्यादा डेवलप होती है, ज्यादा अच्छा कर पाता है। एंड दिस इज फाइनल। एंड एक्सपीरियंस जो है वो चलता ही रहता है, बंद नहीं होता है। थैंक यू।